बन गई हैं और ऐसा करके उन्होंने इतिहास रचा है। उनकी जीत पक्की थी। द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की हो जाने के बाद उनके ऑपोजिट जो कैंडिडेट खड़े थे यशवंत सिन्हा, जो विपक्ष के साझा उम्मीदवार थे, उन्होंने भी उनको बधाई दी। अब से कुछ देर पहले द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे। उनके घर जाकर, द्रौपदी मुर्मू के घर जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बधाई दी और प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है, खास करके द्रौपदी मुर्मू के गांव में, उनके राज्य में और उसके अलावा यहाँ पर दिल्ली में तमाम तरफ जश्न देखा जा रहा है। बीजेपी ने भी अपने एक सेलिब्रेशन की, अपनी जश्न की यात्रा निकाली है और ऐसा करके द्रौपदी मुर्मू जो 15वीं राष्ट्रपति बनी है देश की, उन्होंने एक इतिहास रचा है। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, देश की 15वीं राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला के रूप में आज मिल गई। आज उनका औपचारिक चुनाव हो गया। 25 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगी। तो साथियों, हमारे गणतंत्र में, हमारे देश में राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा पद होता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा अध्यक्ष, इनसे भी बड़ा पद, सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है और राष्ट्रपति पद की मर्यादा होती है। और अभी तक सभी राष्ट्रपतियों ने, लगभग सभी राष्ट्रपतियों ने अपने पद की गरिमा को, मर्यादा को निभाया है। लेकिन मोदी काल आने से 2014 के बाद जिस तरह से राष्ट्रपति का पद विवादास्पद हो गया है, उससे सवाल उठता है कि क्या भारत के राष्ट्रपति पद के लिए भी जाति की चर्चा की जाएगी, उनके धर्म की चर्चा की जाएगी, उनके लिंग की चर्चा की जाएगी और इस इलेक्शन, राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन के नाम पर आदिवासियों से वोट मांगा जाएगा। साथियों, वोट की राजनीति होना अच्छी बात है, लेकिन महामहिम के पद से जुड़े हुए गौरव को, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कम से कम प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए था कि राष्ट्रपति के पद को चुनाव से न जोड़ें। लेकिन जो हुआ उसे आपने देखा। द्रौपदी मुर्मू की घोषणा की गई जब जेपी नड्डा के द्वारा, बीजेपी अध्यक्ष के द्वारा, उसके बाद से ही आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी पैठ बना रही है और लोगों को यह कह करके अपने फेवर में ले रही है कि हम देश का राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को बना रहे हैं। महिला तो पहले रह चुकी हैं, प्रतिभा पाटिल रह चुकी हैं कांग्रेस के समय में, जो कि ओबीसी से आती थी, लेकिन आदिवासी नहीं थी। आदिवासी महिला अगर कोई बनी है तो 15वीं महामहिम के रूप में विराजमान हुई हैं द्रौपदी मुर्मू। साथियों, आज इलेक्शन तो हो गया और 25 जुलाई को शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, लेकिन हमारे मन में कई सवाल उठते हैं कि जिस तरह से रामनाथ कोविंद 5 साल तक कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और अब वे निवर्तमान होने जा रहे हैं। वे दलित समाज से आते थे, तो जो भारतीय जनता पार्टी ढिढोरा पीट रही है कि आदिवासी समाज का कल्याण होगा, वो पहले हमें ये बताएं कि रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने और राष्ट्रपति पद से निवर्तमान होने तक आदिवासियों का, खास करके कानपुर के आदिवासियों का, जहाँ के आदिवासी नहीं, जहाँ अनुसूचित जातियों का कितना कल्याण हुआ। यह सब एक शोषेबाजी है और चुनाव प्रचार करने का हथकंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आदिवासी को बनाना
राष्ट्रपति अच्छी बात है, अभी तक कोई आदिवासी राष्ट्रपति नहीं था। मुस्लिम भी रह चुके हैं, हिंदू भी रह चुके हैं, लेकिन आदिवासी नहीं था, जबकि आदिवासी इस भारतीय संस्कृति के अमूल्य हिस्सा है। एक बात बता दें कि आदिवासी हिंदू नहीं होते हैं। 1871 में अंग्रेजों के समय में जब पहली जनगणना शुरू हुई थी तो उसमें आदिवासियों को मूल निवासी के रूप में चिन्हित किया गया था। इसी तरह से 1881 और 1891 में उन्हें आदिम जनजाति, उनके धर्म के कॉलम के सामने आदिम जनजाति लिखा गया था, हिंदू नहीं लिखा गया था। 1901 के जनगणना में जीववादी लिखा गया था उनके धर्म के कॉलम में। इसी तरह से 1921 की जनगणना में आदिम लिखा गया था। 1931 और 1941 की जनगणना में उनके धर्म के कॉलम में जनजातीय लिखा गया था। 1951 से आजादी के बाद से उनके धर्म के कॉलम में कुछ नहीं लिखा जाता, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, कुछ भी नहीं लिखा जाता। और अभी भी अब 2021-22 की जनगणना शुरू होने वाली है। 2021 तो कब के गुजर गया, 2022 भी बीतने वाला है, लेकिन जनगणना अभी शुरू नहीं हुई है। वो इस मुद्दे पर अटकी है कि पिछड़ी जातियों की गणना की जाए, ओबीसी की जनगणना कराई जाए या न कराई जाए, इसी आधार में लटका हुआ है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आदिवासी समाज के लोग चाहते हैं कि उनका धर्म आदिवासी या सरना रखा जाए। जैसे पहले जीववादी, जनजाति, आदिम, मूल निवासी रखा जाता था, उसके बजाय सरना उनके धर्म में लिखा जाए। हिंदू धर्म के पाखंड अंधविश्वास से कोसों दूर हैं। वे प्रकृति पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं हैं। पूजा वृक्षों के नीचे करते हैं, जिसे सरना कहा जाता है, कहीं कहीं जाहेर नाथ भी कहा जाता है, जाहेर थान कहा जाता है। 2021 की जनगणना के लिए आदिवासियों की मांग है कि उन्हें सरना कहा जाए। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में अब्दुल कलाम, जो कि मुस्लिम थे, उनको राष्ट्रपति बनाया गया था। तो यह पद राष्ट्रपति का कितना मर्यादित माना गया, गौरवपूर्ण माना गया था, और इसमें कोई वोट की राजनीति नहीं हुई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब भी थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक भारतीय जनता पार्टी में कितना तब्दीली हुई है और किस रूप में तब्दीली हुई है, उसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद के चुनाव को भी वोटों की राजनीति के दायरे में ला दिया गया है, तो इससे सवाल उठता है कि क्या 2024 का चुनाव आदिवासियों को लुभाने के लिए उन्हें उनकी पद का याद दिलाया जाएगा? ऐसा कभी नहीं हुआ है इतिहास में। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी राष्ट्रपति पद को विवादास्पद नहीं बनाया गया है, कभी वोट बैंक का जरिया नहीं बनाया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि आदिवासी सेंगल अभियान, जिसे ASA कहा जाता है, के अध्यक्ष सालखन मुर्मू कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, मूर्ति पूजक नहीं हैं, बल्कि ये प्रकृति पूजक हैं। वर्ण व्यवस्था में भी इनका विश्वास नहीं है और हिंदू धर्म के पाखंड, अंधविश्वास, छुआछूत में इनका कतई विश्वास नहीं है। पूजा वृक्षों के नीचे की जाती है, जिसे सरना या जाहिर थान कहा जाता है, और इनकी संस्कृति, इनका रहन सहन, सब कुछ हिंदुओं से अलग है। इनकी भाषा सब कुछ हिंदुओं से अलग है।
अतः ये हिंदू नहीं हो सकते हैं, और इन्हें हिंदू अगर बनाने की कोशिश की जाएगी तो आदिवासी आंदोलन करेंगे। और एक बात और बता दें कि आदिवासी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से खफा भी थे। उनकी जमीन को, जिस तरह से किसानों की जमीन को कारपोरेट के हवाले करने की कोशिश की गई थी, इसी तरह से आदिवासियों की जमीन को, जंगल को कारपोरेट के हवाले करने की कोशिश ही नहीं, पहल ही नहीं, कार्रवाई भी की जा चुकी है। और इसके लिए आदिवासी समाज उनसे खफा है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी वोट हासिल करने में कितना कामयाबी मिलती है। एक सवाल और, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पर्सनालिटी की कमी, योग्य व्यक्तित्व की कमी हमारे देश में नहीं है। जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अबुल कलाम मिसाइल मैन का नाम प्रस्तावित किया और उन्हें राष्ट्रपति बनाया था, तो उसमें विपक्ष की सहमति थी, सर्वसम्मति से बनाया गया था। लेकिन आज जिस तरह से यशवंत सिन्हा से हालांकि ज़्यादा वोट मिले हैं इन्हें, द्रौपदी मुर्मू को 64% और यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले हैं, बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन इस अंतर के पीछे अगर एनालिसिस किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो यही सामने आता है कि विपक्ष को नेस्तनाबूद करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पद के लिए वोट हासिल किया है। विपक्ष की एकता विखंडित करने के लिए बहुत से प्रयास हुए। चाणक्य अमित शाह को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि सारे विधायकों को जो पक्ष में विपक्ष में है फोन करके उन्हें प्रलोभन दीजिए, ईडी आईडी का डर दिखाइए और उनसे वोट हासिल कीजिए, और यह काम उन्होंने किया। मध्य प्रदेश के विपक्ष के नेता कमलनाथ ने खुलकर के सामने आकर के यह बात कही कि उनके विधायकों को राष्ट्रपति पद के लिए वोट देने के लिए लालच दिया जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है। इसी तरह से और विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया, और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 64% वोट हासिल हुए एनडीए को, और द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बन गई हैं। अब जब राष्ट्रपति बन गई हैं तो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए, और उनके पद को विवादास्पद बनाने के लिए न तो विपक्ष को कोशिश करनी चाहिए और न सत्ता पक्ष को। हाँ, इतना जरूर है कि एक रबर स्टाम्प के रूप में उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक कठपुतली राष्ट्रपति की तरह उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि रामनाथ कोविंद की तरह उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जिस तरह से अनुसूचित जाति के बिंद समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़ करके सिर झुकाते थे, चाणक्य अमित शाह के सामने हाथ जोड़ करके सिर झुकाते थे, योगी के सामने हाथ जोड़ करके सिर झुकाते थे। इस तरह का राष्ट्रपति पद का व्यवहार करना द्रौपदी मुर्मू के लिए घातक साबित हो सकता है। राष्ट्रपति पद की मर्यादा को कलंकित किया जा सकता है। ऐसे में नए राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी राजनीतिक पूर्वाग्रह या किसी भी पार्टी के दबाव में न आए, बल्कि अपने विवेक से अपना निर्णय करें। उनके पास जो फाइलें आती हैं उस पर वे विचार करें, और उन्हें लगता है कि हाँ साइन करने लायक है, हस्ताक्षर करके वापस करने लायक है, तब हस्ताक्षर करें, वरना रोक दें। जिस तरह से कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सावरकर को भारत रत्न देने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति से दरखास्त किया था, और उन्होंने इस दरखास्त को इनकार कर दिया था। उस समय भी अनुसूचित जाति के ही राष्ट्रपति थे और उन्होंने इसे मानने से मना कर दिया था। इसी तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति
हमारे राष्ट्रपतियों में होनी चाहिए। अंतरात्मा की आवाज पर जो सही लगे उसे करना चाहिए। राजनीतिक दल या सत्ता पक्ष के दबाव में उन्हें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और जिन लोगों ने इन्हें जिताया है उन्हें भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और पूरे देश की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।